तो वेलकम मित्रों, ये हमारा यूनिक इनिशिएटिव है टू कवर एंटायर पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का रियल टेक्स्ट है। तो जो इस साल 2025 के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको बस रिवाइज़ करना है, वो 2x की स्पीड में, ठीक है, वीडियो कर लीजिए आप, क्योंकि मुझे बताया गया है कि मैं काफ़ी स्लो भी चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम यहाँ तक देख चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन को, और ठीक है, ये सब चीज़ें कि वेकेशन ऑफ सीट्स एटसेट्रा, ठीक है, वोटिंग इन द हाउसेज एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हम देख चुके थे पिछले सेशन में, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। डिसक्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर की कब होगी? नंबर 1, जब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। तो हाउस, ठीक है, भले ही वो पार्लियामेंट के जो एमपी है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो, या फिर अगर एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो अगर वो सिटीजन नहीं रहेंगे, सिटीजनशिप को गिव अप कर लेते हैं या उनकी सिटीजनशिप उनसे ले ली जाती है, तो वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, या फिर डिक्लेयर किए जा चुके हैं इनसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उसे होल्ड करते हैं। अब कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, इसकी लिस्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। कौन से नहीं होंगे, इसकी लिस्ट अवेलेबल है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, ठीक है, 1959 में सेक्शन 3 है इसका, जिसमें कि एक पूरी लिस्ट दी गई है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। उनमें एमपी होना, एमएलए होना, मिनिस्टर होना, राज प्रमुख होना, प्रेसिडेंट होना, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा नहीं कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आप प्रधान हो, ग्राम पंचायत प्रधान, वो भी उसमें लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट बी डीम्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। इसके अलावा भी हम पिछले सेशन में जाकर वो, ठीक है, एक बार सेशन वो देख लेना, एमपीज और एमएलएज के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई है अंडर सेक्शन 8 of RPA Act, under section 8A of RPA Act, under section 9 of RPA Act, under section 10 of RPA Act, 9A of RPA Act, वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन भी हम स्टडी कर चुके हैं। सेक्शन 8 की डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी थी कि इफ़ यू आर चार्ज्ड एंड इफ़ यू आर डिक्लेयर्ड कन्विक्ट इन द ऑफेंसेस, जहाँ पे आपने एनमिटी बिटवीन द ग्रुप्स को प्रमोट किया है, अगर आप एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर आपको कन्विक्ट डिक्लेयर किया गया है, राइट, अगर आप होर्डिंग के लॉ के अंडर अगर आप कन्विक्ट डिक्लेयर किए गए हो, समथिंग है ना, इस तरीके की कुछ एक लॉज, अगर आप डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अगर आप कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिए गए हो, इस तरीके के जो कुछ ऑफेंसेज है, सर्टेन ऑफेंसेज, अगर आप उसमें कन्विक्ट डिक्लेयर किए गए हो, तो आप 6 साल के लिए, ठीक है, 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, आप वहाँ से, ठीक है, कंसिडर किए जाएंगे कि आप 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, उस पूरे पीरियड के लिए आप डिस्क्वालीफाई होंगे टू बिकम एन एमपी। या फिर वो जो है ना, वो सेक्शन 8 में जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, उन ऑफेंसेस के अलावा भी अगर किसी दूसरे क्रिमिनल ऑफेंस में आप 2 साल से ज़्यादा के, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपको जेल टर्म अवॉर्ड कर दी गई है, मेरी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो 2 साल से ज़्यादा अगर आपका जो टर्म है ना, 2 साल से ज़्यादा टर्म अगर आपको जेल टर्म दी गई है, तो उस केस में भी आपको जो है 6 साल के लिए, 6 साल, दैट मीन्स एंटायरिटी ऑफ जेल टर्म प्लस 6 years आफ्टर द रिलीज, इस पूरी टर्म के लिए आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाते हो। लेकिन हमने एक स्पेशल केस देखा था। स्पेशल केस था कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट सर्विस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से फॉर प्रमोटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, अगर आप उसके लिए किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से अगर टर्मिनेट कर दिए गए हो, मतलब आप सरकारी अफसर थे और आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, पर 6 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो,
सब्सटेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में हो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 25% से ज़्यादा है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाते हो। बट इस केस में 6 साल वाला नहीं है, करंट टर्म से डिस्क्वालीफाइड। समझ रहे हो? तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ रखे थे। सेम डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट में भी जब हम, हाँ है ना, ये सेम जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो सेम डिस्क्वालिफिकेशंस आपकी स्टेट में भी लागू होती है। तो वो अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पैरेलली दोनों को स्टडी कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज सेंट्रल योर पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर की जो ये डिस्क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, जो ये सारी ऊपर वाली डिस्क्वालिफिकेशन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वाली डिस्क्वालिफिकेशन है, इस ठीक है, इन प्रोविजंस के तहत अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इट कि प्रेसिडेंट को उसे डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना पड़ेगा, गवर्नर को भी। समझ रहे हो? तो ये बात आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट के पास, हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट पर ये मैंडेट है, प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज डिस्क्वालीफाइड एज पर दीज ग्राउंड्स। बट अगर ग्राउंड 10th शेड्यूल है, दैट मीन्स अगर ग्राउंड डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाना है तो उस डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर या चेयरमैन। सेम आपका चलता है, हाँ ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में है, डिफेक्शन के ग्राउंड में स्पीकर या चेयरमैन डिसीजन लेगा। क्लियर? नाउ अ क्वेश्चन कम्स कि 10th शेड्यूल के अंदर देखो, ये सभी को पता है कि अगर नॉमिनेटेड एमपी है तो उसे 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी है और किसी पार्टी से लड़ा हुआ एमपी है, वो ना तो अपनी पार्टी छोड़ सकता है और ना नई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। बट क्वेश्चन कम्स, वो अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 10th शेड्यूल के अंडर क्या सेम रिस्ट्रिक्शन स्पीकर पे भी लगती है? What if speaker resigns from the party? Will he be disqualified? What if speaker joins another party? Will he be disqualified? क्या उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई होंगे? राइट, तो ऐसे में क्या स्पीकर को पूरी आपकी ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है? बिकॉज देयर इज अ फॉल्स नोशन, आपको एक फॉल्स चीज़ पढ़ाई जाती है इसमें 10th शेड्यूल में कि स्पीकर को इसमें वो दी गई है, ठीक है, एग्जेम्पशन दी गई है 10th शेड्यूल में। देयर इज अ लिमिटेड एग्जेम्पशन जो कि स्पीकर को मिली हुई है। अनलाइक एन ऑर्डिनरी एमपी, अगर एक स्पीकर डिसाइड्स टू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी देन ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। If a speaker resigns from the party but joins another party, then he becomes disqualified. If speaker resigns from the party when he is speaker, then उसके बाद है ना, he resigns from the party when he is speaker, then he ceases to exist as a speaker. मान लो अगर उसको स्पीकर की पोस्ट से हटा दिया गया, सीजेस टू एग्जिस्ट एज ए, है ना, एग्जिस्ट एज ए स्पीकर, बट देन ज्वाइंस अनदर पार्टी नॉट द ओरिजिनल वन, देन ही इज डिस्क्वालिफाइड। बट इफ ही ज्वाइंस द सेम पार्टी, देन हाँ ठीक है, देन ही इज, ठीक है, यहां डिस्क्वालीफाई होता है, then he is disqualified. But if he joins same party again, then he is not disqualified. समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग कंडीशन है स्पीकर की भी। इन सिंपल टर्म्स, अगर स्पीकर रिजाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर वो दल बदलू वो भी करते हैं, मतलब रिजाइन पहले कर देता है फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है स्पीकर भी, तो भाई अगर स्पीकर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो हाँ, आपको मालूम है कि उसे वो ही सीजेस टू एग्जिस्ट एज ए स्पीकर। अगर वो रिजाइन करता है
और उसके बाद है ना पहले रिजाइन कर देता है, फिर वो स्पीकर ही नहीं रहता है, और उसके बाद सेम पार्टी वो वापस ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अदर पार्टी ज्वाइन करेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा। इन अ नटशेल, जिस पार्टी से इवन स्पीकर पे ये रूल लागू होता है, जिस पार्टी से वो इलेक्ट होकर के आया है, अगर वो उसी पार्टी को ठीक है, अगर वो उस पार्टी से रिजाइन करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पार्टी से रिजाइन करके वापस उस पार्टी को ज्वाइन करता है ना, आफ्टर ही सीजेस टू एग्जिस्ट एज ए स्पीकर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो उस पार्टी से रिजाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, तो भाई प्रॉब्लम है। समझ लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10th शेड्यूल में लिखी हुई है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अनकंडीशनल वेवर नहीं है स्पीकर को भी। फिर ये क्लॉज हम कल पढ़ चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी, कि अगर आप बिना ओथ लिए हाउस में बैठते हैं, ठीक है, तो 500 रुपया पर सीटिंग का आपको पेनल्टी लगेगा। अगर आपको पता था कि यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, फिर भी आप हाउस की प्रोसीडिंग में बैठते हैं, आपको 500 रुपये का वो लगेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज। ठीक है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। आर्टिकल 194 और आर्टिकल 105 कहता है कि जितने भी एमपीज हैं उन्हें पार्लियामेंट में बोलने की आज़ादी होगी। उन्होंने जो भी बोला किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा। हाउस को ये परमिशन होगा कि वो अपनी रिपोर्ट, पेपर है ना, वोट या प्रोसीडिंग एटसेट्रा इनको पब्लिश करे या फिर पब्लिश ना करे, या फिर किसी एक सर्टेन अथॉरिटी को वो ऑथराइज करे कि हाँ आप हमारी प्रोसीडिंग को पब्लिश करें। तो हाउस के पास ये पावर होगी। अगली बात, कमेटी को भी अगर वो बोले कि पार्लियामेंट्री कमेटियां, क्या कमेटियों के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? नो। कुछ एक कमेटियों के नाम मेंशन्ड है, कहाँ? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वहां जरूर मेंशन्ड है। बट क्या यहां मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नो। लेकिन क्या कमेटी टर्म मेंशन्ड है हाउस की कमेटी? यस। अगर वो बोले प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या कमेटियों को एक्सटेंड होती है? यस। अब वो कमेटियां क्या है ये अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 3 कमेटियों को अच्छे से हमने पढ़ना है और बाकी जो DRSCs है उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी होती है, ज़्यादा चीज़ों का बस ये थोड़ा ध्यान में रहे कि हाँ कौन सी कमेटी एक्सक्लूसिवली लोकसभा में है, कौन सी राज्यसभा में। इसको हम कल, क्योंकि कल के लिए हमारे पास कम सेक्शन बचेंगे पार्लियामेंट के पार्ट के, तो उसे हम कल साथ में कंक्लूड करेंगे। और कल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के थ्रू जो कुछ एक मोशंस है, उन मोशंस को बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। हाँ ठीक है, ये मैंने PDF अभी मैं स्टडी कर ही रहा था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि देखो इस साल उन्होंने 2025 का CDS 1 देखना, उसमें उन्होंने हाँ ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन पे उन्होंने एक सवाल पूछा था और भाई सब गलत मार्क कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, सब गलत मार्क कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। हाँ मैं वो क्वेश्चन भूल गया, उसकी एक स्टेटमेंट थी, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, बट एक्चुअल में वो ट्रुथ है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा में वो वैसे मैंशन्ड है। तो थोड़ा डीपर लेवल पे आपसे वो पूछ रहा है चीज़ों को, इसलिए हम वो चीज़ें एक्सक्लूसिवली वहीं से कल वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी एटलीस्ट हम ये मेजर पार्ट को कवर कर लें। क्लियर? ये होंगी हाँ ठीक है आपकी, हाँ ठीक है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या अदर प्रिविलेजेस कौन कौन सी है? देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस एज वेल। फॉर एग्जांपल CRPC, अब BNSS में सेम आपके जो है हाँ वो दिया गया है, ठीक है। CRPC एंड CPC के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी सिविल सूट, ठीक है, अगर कोई भी सिविल सूट किसी MP के खिलाफ आपको कोई केस चलाना है सिविल केसेस में, तो जब आपका सेशन शुरू हो रहा है और जब आपका सेशन एंड हो रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन, उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक वो आप उसके है ना उस पूरी ड्यूरेशन में आप उन पे सिविल केसेस नहीं चला सकते। क्रिमिनल केसेस में ये आपको वो नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस चलाए जा सकते हैं। ये सारी है ना, ये सारी जो इस तरीके की प्रिविलेजेस है अलग अलग जगह से इन्हें पार्लियामेंटेरियंस को मिलती है। एक और सोर्स क्या है? एक और सोर्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्रोविजन एक्चुअल में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात वहां पे लिखी गई थी कि वो सारी प्रिविलेजेस
जो कि ब्रिटेन के एमपीज को अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी प्रिविलेजेस जो ब्रिटेन के एमपीज को अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया के एमपीज को भी मिलेगी। बस कॉपी पेस्ट। इसका इफेक्टिव स्ट्रेंथ वही है, बस डेट चेंज कर दी मोरारजी देसाई ने। 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये बात डाली गई कि वो सारी प्रिविलेजेस जो इंडिया के एमपीज को अवेलेबल थी टिल 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, तब तक वो जो सारी प्रिविलेजेस उनको अवेलेबल थी, इफेक्टिवली क्या, इफेक्टिवली वही जो ब्रिटिश एमपीज को अवेलेबल थी टिल 1978, वो है ना, बेसिकली वो ओरिजिन यहाँ से अलग कर दिया गया, प्रिविलेजेस वही है, कॉपी पेस्ट है ये सारा मामला। बाकी इसमें है ना और कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने कल ही आपको बताया हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो सब उन सारे लोगों को एक्सटेंड होती है who have right to speak in the parliament, and these include the ministers, ठीक है, ministers whether or not they are members of the house, or they also include the attorney general of India। सेम प्रोविज़न आपका लगता है स्टेट लेजिस्लेचर में भी, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्लियर, इसमें भी कुछ भी डिफरेंट कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन जाएगा बस। मिनिस्टर्स को भी होती है, ध्यान में रखना है ये प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अपनी अलग प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होती है। नेक्स्ट कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ। तो वो एमपीज के लिए देखो, कल हमने देखा कि ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी और अलाउंसेस के लिए अलग से पार्लियामेंट ने एक है ना एक लॉ बनाया हुआ है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, ठीक है। तो उसमें ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट तो बेसिकली स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह हुए, उसमें उनकी सैलरी वगैरह अलाउंसेज वगैरह मेंशन्ड है। और उसके सेक्शन 3 में ये मेंशन्ड है कि जो आपका जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन को मिलेगी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट, है ना, और अदर अलाउंसेस। लेकिन जो बाकी ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें वो सैलरी मिलेगी जो एक एमपी को दी जाती है, प्लस अदर अलाउंसेस जो कि इस एक्ट में दिए गए। तो एमपी को कौन सी सैलरी मिलेगी उसके लिए भी, ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट है जिसे बार बार अमेंड किया जाता है, वो डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के टर्म है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर उसे डिटरमाइन करेगा। सिंपल सा प्रोविजन है, कुछ भी ज़्यादा बजट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों में कि प्रोविज़न फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। इंपॉर्टेंट बात है ये वाला जो प्रोविज़न है 107 वाला, ये कहता है कि जो ऑर्डिनरी बिल है, not the money bill, ordinary bill can originate in either house of the parliament. A constitutional amendment bill also under article 368 that we have studied, I think, a constitutional amendment bill can also originate in any house of the parliament. अगर वो आपको बोले कि एक ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का पहले असेंट होना चाहिए क्या, no presidential assent is required, no presidential recommendation is required in case of ordinary bill or constitutional amendment bill. Importantly, both houses of the parliament, Rajya Sabha as well as Lok Sabha, they have equal powers with respect to both ordinary and constitutional amendment bills. मनी बिल्स अभी भूल जाइए, तो ये सेंटर के बारे में आपने ध्यान में रखना है। स्टेट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ ही नहीं रहा है, और ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में भी जो स्टेट में है, ठीक है, उसे अभी हम स्टडी करेंगे कि स्टेट में क्या ऐसा अलग से प्रोविज़न है, ठीक है। तो स्टेट में ऑर्डिनरी बिल भी, ऑर्डिनरी बिल अगर मान लो इंट्रोड्यूस किया जाना है तो वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, कहीं पे भी वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे पास किया, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लीजिए बिल को पास कर दिया, तो बिल को पास करके ये भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। ऑर्डिनरी बिल के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 3 महीने का, 3 मंथ्स का टाइम है। 3 महीने के टाइम के अंदर या तो इसे ये पास करना पड़ेगा या अपनी रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए रिकमेंडेशन के साथ इन्होंने रिटर्न कर दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से
विद और विदाउट अमेंडमेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल, अगर फिर से इसे पास कर देती है, फिर से इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजती है, अब की बार इनके पास 1 महीने का टाइम होगा। 1 महीने के अंदर या तो ये पास करे, अगर इन्होंने पास नहीं किया, अपने पास विद होल्ड रखा, तो भी कोई मैटर नहीं है। अगर इन्होंने पास किया कुछ अमेंडमेंट के साथ और वो वापस फिर से भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे, है ना, या तो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया इनकी रिकमेंडेशन को, इन ऑल दीज केसेस, मतलब इन ऑल दीज केसेस, इस 1 महीने की ड्यूरेशन पूरी होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या इच्छा रखती है वो मैटर ही नहीं कर रहा है। सो एट मैक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 4 महीने तक, ओनली 4 मंथ्स तक इसे जो है अपने पास विद होल्ड रख सकती है, अपने पास, है ना, 4 महीने तक की ब्रेक वो लगा सकती है किसी भी लॉ में, इन अ नटशेल। 3 महीने पहले, 1 महीने बाद। तो स्टेट में ऐसा थोड़ा गड़बड़ है, बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सेंटर में भाई ऐसा है, लोकसभा और राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में सिमिलर पावर्स है, इक्वल पावर्स है। फिर एक और बात आती है कि हो सकता है कि बिल लैप्स हो जाए। बिल कब लैप्स होगा? अगर हाउस प्रोरोग हो रहा है, ठीक है, अगर हाउस प्रोरोग हो रहा है, दैट मीन्स सेशन अगर एंड हो रहा है, तो कोई भी बिल आपका लैप्स नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है। अगर वो बोले कि सेशन एंड होने से बिल लैप्स हो जाता है, अगर वो पास नहीं हुआ तो नो, री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नो। लेकिन अगर हाउस, दैट मीन्स लोकसभा, डिजॉल्व कौन सा होता है? लोकसभा। अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो सिर्फ 2 तरीके के बिल जो है वो लैप्स होंगे। ओनली 2 टाइप्स ऑफ बिल्स गेट लैप्स्ड। नंबर 1 वो बिल होंगे जो लोकसभा ने पास किए हैं, वेदर और नॉट राज्यसभा ने इसे कंसिडर किया या नहीं किया, अगर लोकसभा ने उसे पास किया हुआ है ना, और राज्यसभा में वो पेंडिंग है, तो वो लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछली लोकसभा ही नहीं रही। दूसरा, अगर राज्यसभा ने बिल पास किया है और बिल पास करके लोकसभा में भेजा है, तो वो भी लैप्स हो जाता है। अदर बिल्स लैप्स नहीं होते हैं, समझ रहे हो? दैट मीन्स लोकसभा के पास, है ना, लोकसभा के पास अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया हुआ है, राज्यसभा में भेज दिया वो, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा ने अगर पास कर रखा है और लोकसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है, वो लैप्स हो जाएगा, है ना। अगर लोकसभा के पास कोई वो बिल पेंडिंग था, अभी लोकसभा के पास पेंडिंग था, वेदर और नॉट राज्यसभा ने उसे पास किया हो या नहीं, लोकसभा के पास बस पेंडिंग था, इसकी ऑब्जर्वेशन में था, राज्यसभा ने पास किया या राज्यसभा ने पास नहीं किया, अगर बस वो पेंडिंग था, वो बिल आपका लैप्स कंसिडर किया जाएगा। एक्चुअल में ये एक ही कैटेगरी है। इन अ नटशेल, लोकसभा के पास अगर पेंडेंसी है तो वो लैप्स हो जाएगा, भले वो राज्यसभा ने पास किया हो, भले वो राज्यसभा ने पास नहीं किया हो। दूसरी बात, लोकसभा ने अगर वो पास किया हुआ है और राज्यसभा ने अभी तक पास नहीं किया, वो भी आपका लैप्स हो जाएगा। अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया, दोनों ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया है, तो वो लैप्स नहीं होगा, समझ रहे हो? तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाई हो, जॉइंट सिटिंग, तो भी वो लैप्स नहीं होगा। हम बजाय इसके कि इतनी सारी चीज़ें याद रखने के, 2 बातें आप ध्यान में रखनी है, ठीक है। नंबर 1, जॉइंट सिटिंग वाला, ये 4 केसेस याद रखो, जॉइंट सिटिंग वाला लैप्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अगर रिजर्व रखा हुआ है बिल को, उसकी असेंट को, वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है, ये लैप्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है, रिकंसिडरेशन डरेशन के लिए भेज रखा है, तो भी वो लैप्स नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर बिल बस राज्यसभा में आया है, मान लो बिल दोनों जगह, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगह वो पेश किया गया था, ना लोकसभा ने इसे पास किया ना राज्यसभा ने इसे पास किया, या फिर हो सकता है बिल सिर्फ राज्यसभा में पेश किया गया हो, अभी तक राज्यसभा ने पास करके लोकसभा में नहीं भेजा है, तो इस केस में भी अगर सिर्फ राज्यसभा में अटका हुआ है ना, तो भी वो लैप्स नहीं होगा। ये ज़्यादा सिंपल है, बस ये 4 केसेस है जब बिल लैप्स नहीं होगा।
2 ही केसेस है जब लैप्स होगा, लेकिन ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा ईजी है याद रखना। सो दिस इज़ अबाउट योर लैप्स ऑफ बिल। एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही केसेस एक्सप्लेन किए गए, ये बाकी तो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर वो पूछे, इस पे सवाल उसने पूछा हुआ था 2024 का PYQ देख लेना भाई, है ना, इस पे सवाल उसने पूछा हुआ है, इस पे सवाल बनते हैं। फिर आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन समन करेगा? प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट समन करेगा एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज ही डिम्स फिट। दूसरा बात, क्यों समन करेगा? क्या कभी भी समन कर सकता है? नो। अगर एक हाउस ने दूसरे हाउस का बिल रिजेक्ट कर दिया है, मान लो लोकसभा ने राज्यसभा का रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने लोकसभा का रिजेक्ट कर दिया, और प्रेसिडेंट को लगता हो, हे भगवान, ये है ना, प्रेसिडेंट को लगता हो कि बिल तो यार इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है, तो उस केस में प्रेसिडेंट बोलेगा कि ज्वाइंट सिटिंग करवाते हैं। या फिर द हाउसेज ऑफ फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा ने कुछ बोला कि भैया ये अमेंडमेंट करो यार, लोकसभा ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं करने वाले, तो डिसएग्रीमेंट हो गया इनका, है ना, तो भी ये कंसिडर किया जाएगा कि नहीं नहीं, हाँ हम, है ना, उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है ये कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मान लो लोकसभा ने पास किया बिल, राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया 6 महीने तक, तो उस वक्त भी ये कंसिडर कर दिया जाएगा कि हाँ, है ना, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट कंडीशन कि जो बिल है ना, उसमें हाउसेज का डिसएग्रीमेंट हम कंसिडर करें। तो उस केस में भी, इन 3 केसेस में, अगर रिजेक्ट किया एक हाउस ने, डिसएग्री हुआ या फिर 6 महीने तक उन्होंने पेंडिंग रखा, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग समन करवा सकता है। क्लियर? अगर ज्वाइंट सिटिंग समन हो गई तो कोई भी हाउस उस बिल पे प्रोसीड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रेफरेंस में और मनी बिल के रेफरेंस में ये ज्वाइंट सिटिंग आपकी लागू नहीं होगी, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है ज्वाइंट सिटिंग का। करे ही क्यों, जब है ही 4 महीने का मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम कितना चेक वो लगा सकते हैं, 4 महीने। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस इन द स्टेट कितना मैक्सिमम चेक लगा सकते हैं, 4 महीने का। तो करे ही क्यों, है ना। यहाँ तो 2 हाउसेज के बीच की टसल शो ही नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो ये जो है थोड़ी ये ध्यान में रखना है। 6 महीने तक अगर किसी हाउस ने असेंट नहीं दिया या उस पर एक्शन नहीं लिया, तो मान लिया जाएगा कि भैया ये 2 हाउसेज के बीच में एक लेजिस्लेटिव टसल क्रिएट हो गई है। अब इन 6 महीने को कैलकुलेट करने में वो पीरियड नहीं आएगा जब हाउस सेशन में ना हो, है ना। लेकिन ये फालतू की बातें हैं। नॉर्मली जब बिल पास नहीं होना होता है ना, तो वो पहले पता चल जाता है बिल पास नहीं होता है। एक्चुअल में 3 बार अभी तक ये जॉइंट सिटिंग जो है समन करवा दी गई है ना। 3 बार देयर वाज इन 1960 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, देयर वाज देन दिस बैंकिंग सर्विसेज है ना, बैंकिंग सर्विसेज अथॉरिटी कोई एक, है ना, 1979 समथिंग में, हाँ, उसमें अमेंडमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया था। और उसके बाद एक ठीक है, एक प्रिवेंशन ऑफ, है ना, आई थिंक, हाँ, पोटा एक्ट के लिए 2002 में ये एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट। अब ये एप्लीकेशन में भी नहीं है, बावजूद उसके आई थिंक टाडा पे उन्होंने सवाल पूछ लिया था। टाडा भी अब एप्लीकेशन में नहीं है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट समथिंग, तो वो भी अब एप्लीकेशन में नहीं है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम ये लाया था टाडा पोटा, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने 2023 में इस पे सवाल पूछ लिए थे इन सारे एक्ट्स पे, क्योंकि दे आर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया, दे हैव बिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। नाउ वो आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि भैया जॉइंट सिटिंग जो है, ये जॉइंट सिटिंग इंडिया में क्या हुई है आज तक या नहीं। जैसे हमने कल देखा था, अगर वो बोले कि क्या हर बार इलेक्शन होता है स्पीकर के, उसके लिए क्या हर बार इलेक्शन हुआ है, नहीं। क्या हर बार विदाउट इलेक्शन या अनअपोज्ड स्पीकर चुना गया है, नहीं। 4 बार स्पीकर की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ है, 4थी बार अब हुआ था। सिमिलरली वो इन सारे चीज़ों से वो ऐसे आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब अगर हाउस का, ठीक है, अब जब समन कर दिया, मान लो प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग समन कर ली,
तो अब जब वो प्रोसीजर चलेगा तो रूल्स कौन से हाउस के फॉलो होंगे, तो वो लोकसभा के फॉलो होंगे। उसको चेयर कौन करेगा, प्रिजाइड ओवर कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन स्पीकर एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी चेयरमैन DCM ऑफ राज्यसभा। इन ऑल ऑफ दीज पीपल्स एब्सेंस कौन चेयर करेगा, एनी पर्सन इलेक्टेड बाय जॉइंट सिटिंग फॉर दैट पर्पज। तो जॉइंट सिटिंग के मेंबर्स ने ठीक है इलेक्ट करना है इसके लिए, तो जिसको वो इलेक्ट करेंगे वो चेयर करेगा फिर। क्लियर। तो ये बातें हैं जो ध्यान में रखनी है ना। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, हाँ, और सिंपल मेजॉरिटी से, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होना है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, MPs प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑब्वियस सी बात है लोकसभा के MP राज्यसभा के MP से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक तरीके से हाँ है ना, एक तरीके से लोकसभा को पूरा वीटो मिल जाता है कि विदाउट इवन नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा अगर चाहे तो वो यहाँ पे बिल पास करवा सकती है भाई, कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ही राज्यसभा से डबल से भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोकसभा की इसमें अपर हैंड होता है। अगर बोले कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ लोकसभा में अपर हैंड है, फॉर द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का अपर हैंड है, मनी बिल लोकसभा का अपर हैंड है, जॉइंट सिटिंग में लोकसभा का अपर हैंड है ना, ये कुछ चीज़ें हैं। देन आपके फॉर एग्जांपल अगर वो बोले एडजॉर्नमेंट मोशन लोकसभा का अपर हैंड है, कट मोशंस लोकसभा का अपर हैंड है, बजट लोकसभा का अपर हैंड है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से वो आपसे सवाल बना सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग दैट a dissolution of the house of the people intervened in the summon the house and meet therein। ठीक है, वही बात है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। कि ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट ने आज की डेट में ये नोटिफाई कर दिया कि हम सच एंड सच डेट पे एक जॉइंट सिटिंग रखेंगे, या फिर उसके लिए नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने इशू कर दी और अगले दिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या जॉइंट सिटिंग भी आपकी कैंसिल हो जाएगी? नो, फ्रेश लोकसभा के साथ वो जॉइंट सिटिंग होगी। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा है तो। सेम हमने ऊपर ये बिल्स के रेफरेंस में भी देखा कि अगर जॉइंट सिटिंग उस बिल के लिए नोटिफाई ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने कर दी है, उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने अगर असेंट नहीं दिया है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है बिल पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यसभा में अगर वो अंडर डिस्कशन है बट लोकसभा ने पास नहीं किया हुआ है बिल, तो बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ें आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में तो कहाँ चलेगी है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न। अब आते हैं स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, कि भैया मनी बिल के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोसीजर रहेगा, बोथ इन लोकसभा एज वेल एज इन ठीक है एज वेल एज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, आपको मालूम है, मतलब राज्यसभा में अपर हाउसेज में दोनों जगह, ठीक है, सेंटर में भी और स्टेट में भी अपर हाउसेज में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता मनी बिल। इंपॉर्टेंट बात है, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में इसमें डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, अगर पास हो गया तो ये राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन होंगे, 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपना ओपिनियन देगा, रिकमेंडेशन देगा इस बिल पे, है ना, रिकमेंडेशन देगा इस बिल पे कि भैया ये चेंजेस करो, और रिकमेंडेशन के साथ 14 दिन के अंदर ये लोकसभा को भेज देना पड़ेगा वापस। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। इन बोथ द केसेस मनी बिल विल बी कंसिडर्ड टू बी एज पास्ड। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट उसका क्या करेगा वो अभी हम देखेंगे, समझ लो, बस इतनी सी बात है। हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, उस केस में भी ये पास कंसिडर किया जाएगा। सेम बात ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दी गई है, स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल,
ठीक है, ये उनका ऑर्डिनरी बिल का इतना कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम था ऑर्डिनरी बिल का, अदर देन मनी बिल का, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, इतना सा था कि भैया देखो ऑर्डिनरी बिल, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये ऑर्डिनरी बिल है अदर देन मनी बिल, ठीक है, दो हाउसेज है आपके, एक है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे पास कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल पास कर दे तब तो कुछ नहीं है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया, ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा, 3 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को, है ना, अमेंडमेंट्स के साथ उसे पास करना होगा, पास करके वापस भेजना होगा। अगर नहीं भेजा वापस तो इट शैल बी डीम्ड टू एज पास्ड। अगर इन्होंने वापस भेज दिया तो लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है और फिर से पास करके ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजेगी। अब इनके पास 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर या तो ये इसे पास करे या वापस रिकमेंडेशन के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भेजे, है ना, या फिर अगर इन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया तो भी ये पास कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो, एक इनके पास 1 मंथ है बस, ये इसको पास करे या रिजेक्ट करे। रिजेक्ट कर दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे फिर से पास कर दिया तो भाई अब की बार जो है, अब की बार इसे पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सिंपल प्रोसीजर ये इसमें दिया गया है। मतलब मैक्सिमम ये कितना डिले कर सकते हैं, 3 + 1 4 महीने, 3 months elapse. Legislative Assembly may, subject to the rules regulating the procedure, pass the bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments. Then after the bill has so been passed second time, then bill है ना by legislative assembly and transmitted to legislative council. If a bill is rejected by council, है ना, या फिर more than 1 month का elapse है ना, या फिर पास ही नहीं किया है तो उस केस में इस बिल को पास कंसिडर कर दिया जाएगा इवन विदाउट देयर कंसेंट। समझ रहे हो, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नर क्या क्या इसका करेगा। आर्टिकल 200 201 को अच्छे से हम अभी देखेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं मनी बिल पे, जो हमने यहाँ ऊपर देखा कि मनी बिल के लिए राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन है ना, लोकसभा के पास एब्सोल्यूट वीटो है। वो मनी बिल होगा क्या, अगर उसमें टैक्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कैसे करेगी, उसके लिए रूल्स बनाने की बात हो रही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात हो रही होगी। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही होगी, या इन फंड्स के स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात हो रही होगी। इंपॉर्टेंट बात है ये बात भी, अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है, दैट मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर जिस पे वोटिंग नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करता है, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे जिसमें वोटिंग नहीं की जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है। बट अगर अदर ऑफिस भी कोई चार्ज एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रिब्यूनल बनाया, एनजीटी आपने बना लिया, एनजीटी का एक्सपेंडिचर अगर आपने चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है तो वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर ये आपने चेंज करना है, कंसोलिडेटेड है ना, तो ये आपका जो है ये मनी बिल कंसिडर किए जाएंगे। या फिर एनी अदर प्रोविजन जो कि इन सारे प्रोविजन से रिलेट हो, वो सब मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। और ये डिसाइड कौन करेगा कि ये इन प्रोविजन से रिलेटेड है, स्पीकर डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, स्पीकर का डिसीजन शैल बी फाइनल, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। कल कोई एक ग्रुप में मुझसे पूछ रहा था कि इज स्पीकर्स डिसीजन फाइनल, कैन इट बी जुडिशियली चैलेंज्ड और रिव्यूड। एक्चुअली इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, बट दैट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एज पर द जजमेंट ऑफ गब्बर। हाँ ठीक है, as per the judgments of Supreme Court, everything falls under judicial review. In fact, Aadhaar case, it was judicially reviewed. Aadhaar bill was passed as a money bill. It was judicially reviewed कि whether or not should this act be allowed to be passed as a money bill.
सो इट वॉज चैलेंज्ड, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ चैलेंज इन के एस पुट्टास्वामी जजमेंट वॉज दिस, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले पार्ट को अपहोल्ड कर दिया था आधार के। सो इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड एज वेल, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। पर यहाँ आगे ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि इट कैन नॉट बी चैलेंज जुडिशियली, एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। अगर वो बोले कि स्पीकर डिसीजन इज फाइनल, सही बात है। अगर वो बोले कैन नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड, गलत बात हो जाएगी, सीधी बात, राइट। इंपॉर्टेंट बात है मनी बिल कौन नहीं होगा। अगर आपने फाइन पेनल्टी लगानी है, अगर आपने कोई है ना कोई ऐसा लॉ बनाना है कि है ना फाइन या पेनल्टी, देखो आप इवन आईपीसी के तहत भी लगाते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, बायोडाइवर्सिटी ठीक है एक्ट के तहत, ये सारे एक्ट के तहत भी फाइन पेनल्टी वगैरह लगे हुए हैं। तो क्या ये मनी बिल हो जाएंगे? नहीं। अगर लोकल अथॉरिटी को आपने एम्पावर करना है टू इम्पोज सर्टेन टैक्सेस, तो क्या वो मनी बिल होगा? नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट बात है कि जब मनी बिल लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने इसे पास कर दिया और ये राज्यसभा में अब जाना है, ठीक है, ये राज्यसभा में अब जाना है, तो उस वक्त लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, जब ये पेश हो रहा है तो लोकसभा के स्पीकर इंपॉर्टेंटली मनी बिल पे, ठीक है, मनी बिल पे एक अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे कि यस दिस इज अ मनी बिल। फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा को पता चलेगा कि 14 ही दिन बचे हुए हैं, 14 दिन के अंदर कोई एक्शन लो। फिर से ये लोकसभा के पास आएगा, फिर से स्पीकर उसमें अपना एक सर्टिफिकेशन देगा कि दिस वॉज ए मनी बिल एंड राज्यसभा हैज़ पास्ड इट। फिर जाएगा ये प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट के पास जब ये जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट के पास जब मनी बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट और विद होल्ड हिज असेंट, बट ही कैन नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न। समझ रहे हो ये बात? देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि मनी बिल क्या सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही पेश हो सकता है क्या? अगर वो आपको ये स्टेटमेंट दे तो वो स्टेटमेंट सही होगी। क्यों? क्योंकि जब हम आर्टिकल 117 को देखेंगे, फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, है ना, क्योंकि देयर वाज ए यूट्यूबर जिसने ये बात कही कि मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के असेंट से पेश हो सकता है क्या, है ना। तो हाँ, उन्होंने बस आर्टिकल 1110 को पढ़ा और बोला कि नहीं, कोई अदर भी पर्सन मनी बिल ला सकता है ना, मतलब विदाउट प्रेसिडेंशियल कंसेंट भी मनी बिल लाया जा सकता है। देयर इज़ अ यूट्यूबर टीचर, बट उन्होंने आर्टिकल 117 को भूल गए। इसमें फाइनेंशियल बिल्स, इनको हम कल पढ़ेंगे, है ना, टाइप 1 टाइप 2 और जो आपका 110 है। तो अंडर आर्टिकल 110 शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट अगर वो फिर ये बोले कि इट कैन ओनली बी प्रेजेंटेड बाय अ गवर्नमेंट मेंबर, वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ये कुछ बातें हैं भाई जहाँ घन चक्कर बन जाएगा आदमी का, 10 सालें वो लगा लेंगे आर्टिकल 110 को पढ़ने में, उनका सेंस नहीं बनेगा उस क्वेश्चन से कि गलत क्यों हुआ। समझ रहे हो? सो अगर वो बोले कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस ओनली विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन चाहिए अगर वो एक मनी बिल है तो। समझ रहे हो? अगर वो बोले कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, तो वो गलत होगा। ये प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, पर प्रेसिडेंट के असेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉर्मली अपने मिनिस्टर को ये असेंट देता है, हर किसी को थोड़ी ना दे देगा, है ना। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है बस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट। इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या फिर बिल अभी तक बना हुआ है, अगर ये भी प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट। इट वाज इन अंडर 24th Constitution Amendment Act that Article 368 was further amended. President's power to send back a constitutional amendment bill was curtailed. A provision was introduced
that if it is a constitutional amendment bill, president has to give assent. But in ordinary cases, in ordinary law cases, president either can give assent or can deny assent, or can send back with a मैसेज कि इसको रिकंसिडर कीजिए. सेम जो चीज है ये स्टेट में नहीं है. स्टेट में अलग चीज है भाई. स्टेट में क्या चीज है, इंपॉर्टेंट बात है. देखो मनी बिल वैसा ही है स्टेट में भी, बट असेंट ऑफ द बिल दिस हैज बिकम इंपॉर्टेंट. व्हाई? तमिलनाडु गवर्नर केस, 10 bills were made act by सुप्रीम कोर्ट. सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी खराब है आज, मैं दूसरी बार बोल चुका हूँ आपको. खैर फिर भी सेम है ना. सब 10 bills were made acts without the assent of the governor also. Now गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होती है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होती है इन ऑर्डिनरी केसेस? मनी बिल के केस में देखो, मनी बिल के केस में गवर्नर भी सेंड नहीं कर सकता है वापस. मनी बिल के केस में गवर्नर भी नहीं भेज सकता है वापस असेंबली को कि इसे रिकंसिडर करो. कैन आइदर गिव असेंट और विद होल्ड द असेंट, बट कैन नॉट गिव, है ना, कैन नॉट रिटर्न. बट इन ऑर्डिनरी लॉ के केस में उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं. कैन आइदर गिव द असेंट, है ना, और कैन विद होल्ड द असेंट. Can either give the assent, can withhold the assent, can return the bill for reconsideration, and can reserve the bill to the president's consideration. There is one case where governor mandatorily has to reserve that bill. That is when any bill is damaging the position of High Court, changing the powers, derogatorily changing the powers of the High Court. That means reducing the powers of the High Court. ठीक है, तो उस केस में मैंडेटरली प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व किया जाना चाहिए. सो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस है. कैन आइदर गिव द असेंट, दे दो. कैन विदहोल्ड द असेंट, कि मत दो. कैन रिटर्न द बिल, इन केस द बिल इज रिटर्न टू द असेंबली एंड असेंबली अगेन पासिस दैट बिल. असेंबली अगेन पासिस दैट बिल, देन इंपॉर्टेंटली सेंटर के केस में तो प्रेसिडेंट को उसे देना पड़ेगा असेंट. कब देंगे, कब प्रेसिडेंट ने कब वो असेंट देना है, वो ड्यूरेशन नहीं लिखी गई है कि 10 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर, बट देना ही होगा अगर दूसरी बार बिल आता है तो. लेकिन भाई स्टेट के केस में उसके पास कई ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं, जहां से वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट आपका निकला था. यहीं से पूरा कॉन्फ्लिक्ट था. इंपॉर्टेंट बात है जब आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे कि ही कैन आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और withholds the assent, reserves the bill for the consideration of president. ठीक है, return the bill, है ना, he can also return the bill if it is not a money bill with a message. But if the bill passes again by the houses with or without amendment, then governor shall not withhold the assent. लेकिन लिखा ये टर्म गया है कि गवर्नर शैल नॉट विद होल्ड द असेंट, कि गवर्नर अपनी असेंट नहीं रोकेगा. लेकिन वो रिजर्व तो कर सकता है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल रिजर्व द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी बार अगर गवर्नर के पास वो बिल आ गया तो अभी तक, है ना, इसी लीगल लूप होल का यूज करते हुए तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया, पहले एक्चुअली देवर 13 बिल्स, तो इनमें से 10 बिल्स को पहले उसने असेंट नहीं दिया. फिर जब वापस फिर से पास करके आया तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसे असेंट विद होल्ड नहीं करना है. किसका? अपना. बट वो उस बिल को रिजर्व तो कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, तो उसने रिजर्व कर दिया.
रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए, और प्रेसिडेंट ने लंबे टाइम तक इसमें कंसेंट ही नहीं दिया। समझ रहे हो? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है अभी हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट जजमेंट को अभी स्टडी करेंगे, अभी लूप होल्स को देखते हैं। एक और चीज़ है फिर कि मान लो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या भाई, प्रेसिडेंट के पास उसमें एब्सोल्यूट वीटो आ जाता है, कुछ भी कर दे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव असेंट, कैन आइदर विद होल्ड असेंट, और कैन रिटर्न द बिल प्रोवाइडेड इट इज नॉट ए मनी बिल। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन वो यहां से ये बनाएगा कि कैन गवर्नर रिजर्व अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? यस, even money bill can also be reserved, but can president after reconsidering this bill return the bill? Can president return the bill for reconsideration of legislative assembly? No, even president cannot return the bill for reconsideration. President can either give assent or withhold the assent with respect to money bill. यहाँ president की power restricted है, but ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को खुली छूट है, या असेंट दे दो, या विद होल्ड कर दो असेंट, या रिटर्न कर दो बिल को। रिटर्न कर दिया बिल, है ना, फिर से अगर वो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना, रिटर्न कर दिया बिल, और हाउसेज ने उसे फिर से, ठीक है, फिर से विद इन 6 months जो है हाउसेज ने फिर से उसे जो है, ठीक है, उसे फिर से पास कर दिया, तो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट फिर से उसे रिटर्न करवा सकता है, फिर से असेंट नहीं दे सकता। समझ रहे हो? तो प्रेसिडेंट के पास यहां कोई लायबिलिटी नहीं है। गवर्नर पे तो रिस्ट्रिक्शन है कि आपको, है ना, आप दूसरी बार विद होल्ड नहीं करेंगे असेंट, बट गवर्नर के पास खुला हाथ है कि आप दूसरी बार भी अगर वो लॉ पास हो रहा हो तो आप सीधा प्रेसिडेंट पे वो सारी जिम्मेदारी डाल दो। प्रेसिडेंट के पास अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बारी बिल जा रहा है, उनको क्या करना है, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगाई गई है। When a bill so returned to the houses shall consider it accordingly within the period of 6 months from the date of receipt of such message। तो हाउसेज पे उल्टा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि मान लो प्रेसिडेंट ने अगर लॉ, है ना, वो रिटर्न कर दिया बिल, तो हाउसेज को वो विद इन 6 months रिटर्न, है ना, विद इन 6 month रिकंसिडर करना पड़ेगा। और फिर अगर उन्होंने फिर से वो पास कर दिया प्रेसिडेंट को, है ना, तो इट शैल अगेन बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही है, इन अ नटशेल प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के केस में देखो, गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर कैन रिटर्न, एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं, बट फिर अगर फिर से आ गया वो बिल, फिर से आ गया, तो अब वो असेंट को डिनाई नहीं कर सकते, बट कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। ये ऑप्शन इनके पास खुला है कि प्रेसिडेंट के कंधे पे अब वो सारी चीज़ें आप लगाओ, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एक बार फिर से भेज दिया पास करके, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार पेश, है ना, 5 बार अगर लॉ पास करके भेज दिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो अभी तक प्रेसिडेंट पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट बीच में आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की अपनी रिस्ट्रिक्शंस। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर, है ना, आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर को, अगर गवर्नर, ये देखिए ये लाइव आपका केस है ना, ये ऑनलाइन, अगर गवर्नर, हाँ ठीक है, को असेंट देना है, अगर गवर्नर को असेंट देना है या प्रेसिडेंट के, है ना, रिकमेंडेशन के लिए ये रिजर्व करना है, तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। अगर आप असेंट दे रहे हो विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, तो 1 महीने के अंदर दे दो, या रिजर्व भी करना है 1 महीने के अंदर कर दो। बट अगर आपने असेंट को विदहोल्ड करना है, मतलब मना करना है कि मैं इसे साइन नहीं करूंगा अगेंस्ट द काउंसिल्स एडवाइस, तो आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 3 months, है ना। आप उसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिटर्न करो विद इन 3 months। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस अपना असेंट उसको दिया ही नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट को रिजर्व कर रहे हो अगेंस्ट काउंसिल से एडवाइस, काउंसिल ने एडवाइस किया है कि नहीं प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन में मत दो, लेकिन आपने फिर भी प्रेसिडेंट को ये रेफर कर दिया,
तो 3 महीने के अंदर वो रेफर कर दो। अगर फिर से आपको रिकंसिडरेशन करने के लिए ये आया हो लॉ, तो 1 महीने के अंदर रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया तो वो लॉ कंसिडर कर लिया जाएगा, समझ रहे हो। एंड इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट पे भी फिर, ठीक है, प्रेसिडेंट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मान लो अगर गवर्नर ने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ है, अगर वो रिजर्व किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो प्रेसिडेंट हमसे सलाह ले। क्या ये मैंडेटरी है लेना? नो, बट प्रेसिडेंट को नीति नियमों का ध्यान रखते हुए हमसे आप सलाह लो। एक बात पे क्लैरिटी नहीं है इस जजमेंट में, वो ये कि प्रेसिडेंट के लिए, अगर आपने प्रेसिडेंट के लिए इसे रिकंसिडर किया है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अगर आपने इसे रखा है, तो प्रेसिडेंट कितने टाइम के अंदर इसे असेंट दे, इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है। क्लैरिटी मिलती भी नहीं है कोर्ट के जजमेंट्स में। क्यों? ताकि एक नया केस फिर से फाइल हो। उन्होंने गवर्नर पे बोल दिया, क्या बोला? इन अ नटशेल, है ना। अभी इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अगर वो बोले, अभी भी अगर वो बोले कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, नो, अभी भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड किसके लिए दिया गया है? गवर्नर के लिए। गवर्नर के लिए क्या स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है? अगर आपने डिनाई करना है असेंट को, या फिर अगर आपने रिजर्व करना है असेंट को, दैट टू विद द एडवाइस ऑफ, एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भाई ये 1 महीने के अंदर कर दो। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी सेम ही एडवाइस आपको दी हुई है। अगर आप उसकी एडवाइस को फॉलो करके ये कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर। अगर उनकी एडवाइस को फॉलो करके नहीं कर रहे हो तो 3 महीने के अंदर इन्हें रिटर्न कर दो, है ना। ये इतना सिंपल है। 3 महीने के अंदर क्या करना है ना, रिटर्न करना है, या फिर 3 महीने के अंदर आप जो है रिजर्व कर दो प्रेसिडेंट की ऑब्जर्वेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए। अगर वापस आपको दूसरी बार ये पेश हो है ना, आपके लिए वापस ये बिल आया हुआ है दूसरी बार, तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अपना कंसेंट दो। ये है इन अ नटशेल, सारी कहानी इतनी सी है लेटेस्ट जजमेंट की, बस इतनी सी बात है। रिजर्वेशन प्रेसिडेंट के लिए करना है अगेंस्ट एडवाइस 3 महीने के अंदर, विद होल्ड असेंट करना है अगेंस्ट एडवाइस। ये इन्होंने 4 सेक्शन इसके बना दिए, एक्चुअल में इतना ही है, 2 ही है, 3 ही है। कि डिनाई या रिजर्व करना है एज पर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 1 महीने के अंदर करो, है ना। अगेंस्ट देयर एडवाइस कुछ भी करना है तो 3 महीने के अंदर कर दो, जो भी करना है। और अगर फिर से आपके पास बिल आता हो तो 1 महीने के अंदर असेंट दे दो, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे, है ना, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये रिकंसिडरेशन वाला जो आपके पास लॉ आया है गवर्नर के पास, क्या वो उसे फिर से प्रेसिडेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरी बार रख सकता है या नहीं, तीसरी बार रख सकता है या नहीं, चौथी बार रख सकता है या नहीं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई हुई है। समझ रहे हो? क्लैरिटी नहीं आती है, इतनी सी बात है ना। और इतनी बड़ी बात एक्चुअल में ये थी। अब आते हैं बजट पे, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब बजट का प्रोसेस जो है आपने लक्ष्मीकांत वगैरह में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फालतू का प्रोसेस है, फालतू की भसड़ है, वो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बात ये ध्यान में रखनी है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट कॉज करेंगे। अगर बोला कि हु कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज, प्रेसिडेंट, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर द अपकमिंग ईयर्स, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अपकमिंग ईयर के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को जो है प्रेसिडेंट कॉज करेगा कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वो टेबल डाउन किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि, है ना, और स्टेट में ये गवर्नर करता है ये पूरा काम। ठीक है, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि कुछ एक ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चार्ज डिक्लेयर किए हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, सेम चलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, है ना, चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर, इनका सैलरी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट चार्जेस, अगर आपने डेट लेके रखा हुआ है तो उस डेट को पे बैक करना, है ना।
डेट को पे बैक करना, लाइबिलिटी को सेटल करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। सैलरी अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट बात है, जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, ठीक है, कहाँ गए वो सैलरी अलाउंसेज, हाँ, जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट है, फेडरल कोर्ट्स है ना, और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेज ऑफ फेडरल कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके जो पेंशन है, पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, जो उनकी सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, जजेज ऑफ हाई कोर्ट के पेंशन्स, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट कि एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, मान लो किसी जैसे कोर्ट का केन एनर्जी डिस्प्यूट में एक फैसला आया कि एक ठीक है $1 बिलियन केन एनर्जी को देना है, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो एक चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। अब ये जितने भी चार्ज एक्सपेंडिचर है इसमें वोटिंग नहीं होती है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, मीन्स विदाउट वोटिंग। हाँ, आप बस इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, वोटिंग इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बजट का प्रोविज़न। इंपॉर्टेंट बात यह है, अलोंग विद बजट देयर आर सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल करती है, एंड दे आर लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एटसेट्रा। ये स्टेटमेंट्स डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए पेश की जाती है कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है, इसमें इतना इतना हम डेट लेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है, 4-5% ऑफ जीडीपी जो है हम इतना ही डेट अपना रखेंगे। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि FRBM एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है वो रखी जाती है। इस पर एक PYQ भी था, 2021 में पूछा गया PYQ है, सीधी बात, ठीक है, बना हुआ है वहाँ से ये क्वेश्चन। और सेम चीज़ आपकी लागू होती है कहाँ, स्टेट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बातें सेम चीज़ें। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटती है, लेकिन उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कटती है, ये ध्यान में रखना है। फिर पार्लियामेंट में प्रोसीजर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, ठीक है। अब देखो ये वही बात है, आप फिर मैकवर्थ कमेटी को पढ़ोगे, वो बोलेगी कि 1921 में के आसपास जो है आपका जो रेल बजट है उसको अलग कर दिया गया था जनरल बजट से। फिर आप विवेक देवरॉय कमेटी पढ़ोगे 2016 में, जिसने रिकमेंड किया कि दोनों को फिर से मर्ज कर दो, रेल बजट और जनरल बजट को, है ना। तो ये मर्ज कर दिया गया था वहाँ पे, समझ रहे हो। और फिर वही बात है कि बजट में, बजट जो है आपके डिस्कशन दोनों हाउसेज में हो सकती है, लेकिन वोटिंग सिर्फ और सिर्फ, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी। फिर वही बात कि बजट के मल्टीपल स्टेजेस होती है, स्टेज 1 होती है ना, स्टेज 1 होती है इंट्रोडक्शन की स्टेज, स्टेज 2 में जो है स्क्रूटिनी की स्टेज होती है। इसमें जो आपके 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो स्क्रूटिनाइज करती है अपने अपने डिपार्टमेंट की, ठीक है, हाँ, अपने अपने डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी वो करती है कि ये डिमांड फॉर ग्रांट सही है या नहीं है। वो कब करती है, जब एक है ना स्टेज 1 हो जाती है, उसके बाद स्टेज 2 में एक्चुअली एक रिसेस दिया जाता है, 20-30 दिन का पीरियड होता है। उसी स्टिपुलेटेड पीरियड में इन 24 कमेटीज़ को अपने अपने डिपार्टमेंट की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो चेक करनी होती है। इन 24 कमेटी का कॉम्पोजिशन होता है भाई, इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं, सारे मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, है ना, नॉमिनेटेड होते हैं। और इस है ना नॉमिनेशन का क्या है कि 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं, और लोकसभा के मेंबर्स लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करेगा, राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा का स्पीकर नॉमिनेट करेगा। इसमें से 16 जो कमेटियां हैं वो लोकसभा के अंडर फॉल करती है, 8 जो कमेटियां हैं वो राज्यसभा के अंडर फॉल करती है, 8 6 14, बिल्कुल। बस इतनी सी बात है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। DRSCs भी कंप्लीट, यहीं से वो सवाल बनाएगा। इनकी रिकमेंडेटरी नेचर होती है, ये कोई भी कट मोशन माने बजट में कट को ये रिकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन बजट में अल्टरनेटिव पॉलिसीज ये रिकमेंड जरूर कर सकती है कि ये पॉलिसी है, इसकी जगह ये कर दो यार, ये रिकमेंडेशन वो जरूर दे सकती है। फिर बजट जो है तीसरी स्टेज में, इस पे डिमांड फॉर ग्रांट्स जो भी है उसमें वोटिंग होगी, वोटिंग हो गई तो होगी, ठीक है ना।
और उसमें डिफरेंट कट मोशंस भी होते हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे कट मोशंस को, ठीक है। क्या ही पढ़ना है कल यार, अभी बता देते हैं। एक होती है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाए, दैट मीन्स कि 1 रुपया ग्रांट किया गया है किसी एक पॉलिसी को, दैट मीन्स कि पूरी पॉलिसी ही रिजेक्ट कर दी लोकसभा ने। 1 रुपया, जब लोकसभा ये बोले कि हम 1 रुपया देंगे इस पॉलिसी के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए तुमको 1 रुपया, दैट इज एंटायर पॉलिसी इज रिजेक्टेड। एक होता है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन माने कि भैया एक सर्टेन अमाउंट, मान लो 5,000 करोड़ आपने मांगा हुआ है, इतना नहीं लगेगा यार, 4,000 करोड़ हम तुमको देते हैं, लोकसभा ने बोला गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक कट मोशन। एक होता है आपका, ठीक है, देयर इज अनदर मोशन दैट इज योर टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन कहता है कि 100 रुपया हम काटेंगे। ये इसलिए नॉर्मली किया जाता है टू एक्सप्रेस डिसेंट ऑन अ पॉलिसी स्टैंडर्ड्स। इनमें से कोई भी कट मोशन अगर पास हो जाए तो अज्यूम कर लिया जाता है कि गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, और इसका इफेक्ट सेम होता है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का हो। सो गवर्नमेंट मे नीड टू रिजाइन, सिंपल बात है, ठीक है। अब मान लो आपका है ना जो बजट है वो पास हो गया, बजट पास हो गया, तो है ना, तो जो नो डिमांड फॉर ग्रांट, हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट की इच्छा से ही बजट, ठीक है, निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और कि पार्लियामेंट जो है टैक्स लॉ चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट टैक्स लॉ चेंज कर सकती है, नो डाउट, बट वो टैक्स लॉ चेंज करके टैक्स को बढ़ा नहीं सकती। वो टैक्स को घटा सकती है, कम कर सकती है, या फिर टैक्स लॉ में अदर बदलाव कर सकती है, वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकती है, बढ़ा सिर्फ गवर्नमेंट सकती है। फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल। जब एक बार बजट पास हो गया, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट ने हामी भर दी कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि तुम्हारा बजट सही है, बट अभी भी अगर वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ने निकालना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है, समझ रहे हो, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है। दैट मीन्स कि वी आर अप्रोप्रिएटिंग मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस स्टेज में जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो उस स्टेज में आपके बजट में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी बजट पास हो चुका होता है तब तक। सीधी बात यह है, लिखा हुआ है कि नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। सीधी बात, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। अब ये वाले आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, एडिशनल ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देखो ये सभी को पता है सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, ग्रांट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास, सीधे, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में। सप्लीमेंट्री ग्रांट इज कि अगर आपने 100 रुपया, मान लो किसी सर्विस, टॉयलेट बनाने के लिए आपने 100 रुपया लिया, आपने खर्चा, है ना, आपको लगता है कि इसी सर्विस में टॉयलेट बनाने में ही 110 रुपया लगेगा, दैट इज योर सप्लीमेंट्री ग्रांट, कि आपको एडिशनल चाहिए 10 रुपया। एक होता है एडिशनल ग्रांट, दैट मीन्स कि आपने मान लो टॉयलेट बनाने के लिए लिया था, आप भूल गए, ओहो गड्ढा भी तो बनाना था, भूल गए उस टाइम, अब एडिशनल सर्विस आप दे रहे हैं गड्ढे बनाने की, तो उसके लिए आपको एडिशनल जब ग्रांट चाहिए 50 रुपया, वो हुआ एडिशनल ग्रांट। दैट मीन्स एडिशनल सर्विस जब आप दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट इज फॉर एग्जिस्टिंग सर्विस, ये है एडिशनल सर्विस। एक्सेस ग्रांट इज इंपॉर्टेंट। एक्सेस ग्रांट मीन्स आपने खर्चा ऑलरेडी कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपने 100 की जगह 10, है ना, 110 रुपया खर्चा कर दिया। अब आप पार्लियामेंट के पास जा रहे हो कि यार थोड़ा और ग्रांट दे दो, हमारा खर्चा ज़्यादा हो चुका है। अब देखो ये खर्चा हो चुका है, दैट मीन्स इसे ऑडिट किया जा सकता है। कौन ऑडिट करेगा, कैग। तो एक्सेस ग्रांट सिर्फ और सिर्फ तब इशू की जा सकती है अगर कैग अपने रिपोर्ट में इस ग्रांट को सर्टिफाई करे, और इस रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, कमेटी ऑन, ठीक है, जो आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इसे, ठीक है, देखेगा। ये ग्रांट्स इसमें मेंशन्ड है। एक होता है
एक होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मीन्स कि इन सिंपल टर्म्स वोट ऑन अकाउंट मीन्स कि जब आपका बजट पास हो रहा है, मान लो आपने 15 फेब को बजट पेश किया, नॉर्मली 28 फेब में आता है ना। 31 मार्च से पहले, 31 मार्च को आपका ये फिजिकल एंड हो रहा है, देयर इज़ अ मार्च रश। 31 मार्च से पहले आपका बजट एंड हो रहा है, ठीक है, इस साल का फिजिकल का बजट आपका एंड हो रहा है। दूसरी बात, भैया ये बजट लैप्स हो जाता है। मान लो अगर आपके पास 10,000 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं इस साल के एग्जिस्टिंग बजट के, वो इस साल में लैप्स हो जाते हैं, अगले साल के लिए फिर से आपको निकालने पड़ेंगे। और मान लो 31 मार्च तक बजट आपका पास हुआ ही नहीं, उसमें लग गए 10-12 और दिन, है ना, अप्रैल में घुस गया, मई में घुस गया वो पूरा प्रोसीडिंग, अगर पास हुआ ही नहीं तो उस केस में वो जो 2-3 महीने हैं उसमें आप देश कैसे चलाओगे? उसके लिए होता है वोट ऑन अकाउंट। दैट मीन्स कि बजट का एक पर्टिकुलर हिस्सा, मान लो 2 महीने के लिए जो प्रपोज्ड बजट है, उस 2 महीने के लिए उस पर्टिकुलर बजट का एक हिस्सा जो है पार्लियामेंट ग्रांट दे देगी आपको कि ठीक है, अगले 2 महीने तक जब तक हम पूरा बजट पास ना करें इससे काम कर लो। इतनी सी बात है ना। क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वोट ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, ठीक है, एक ऐसी ग्रांट है, एक ऐसे खर्चे के लिए जिसको आप नाप नहीं सकते हैं। मान लो अगर वॉर है, वॉर चली हुई है और आपको पता ही नहीं है यार कितना एग्जैक्ट खर्चा होना है, तो आप जाएंगे पार्लियामेंट के बाद, यार खर्चा हो रहा है हमें क्रेडिट दे दो, तो पार्लियामेंट बोलेगी कि ठीक है हम तुम्हें एक क्रेडिट, है ना, वोट ऑफ क्रेडिट इशू करके देते हैं, जितना खर्चा निकालना है अपने हिसाब से निकाल लेना। इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ सर्विस के लिए ये होता है, ये एक तरीके का ब्लैंक चेक है कि ये ले लो, और एक्सेप्शनल है ये। कुछ होती है एक्सेप्शनल ग्रांट्स, वो ग्रांट्स जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हुई है। अब इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी ये डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं इन पे वो सारे प्रोसीजर सेम वैसे लागू होंगे जैसे 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 बजट को पास किया जाता है। अगर आपने इनमें से कोई भी ग्रांट लेनी है ना, तो वो सारे उस प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे जैसा बजट का होता है। एक होता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में पार्लियामेंट ₹1 का टोकन देता है और बोलता है कि हम ये आपको टोकन ग्रांट देते हैं। ये एक्चुअल में रीअप्रोप्रिएशन के लिए होता है। मान लो मिनिस्ट्री ए का पैसा मिनिस्ट्री बी को देना हो, तो पार्लियामेंट इस तरीके से टोकन ग्रांट से उसे अलाउ कर देती है कि ठीक है, ए मिनिस्ट्री के लिए हमने सैंक्शन किया था, आप अपने हिसाब से रीअप्रोप्रिएट कर देना। सिंपल बात। यही सारी चीज़ें स्टेट के रेफरेंस में भी सेम आपकी दी गई है, ठीक है, तो अलग से इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम बातें उधर है। अब इसके आगे का, है ना, कल देखेंगे। आज वैसे भी मेरा मन उतना नहीं कर रहा है एंड ठीक है, तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है इस टाइम पे, और कल के लिए कुछ नहीं बचता है, ठीक है। कल पार्लियामेंट अपना पूरा, इवन पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है 20 मिनट उसमें अलग से लगाएंगे, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सारा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अच्छे से वहाँ स्टडी करेंगे हम, ठीक है। और कमेटीज़ भी कल साथ में। कुछ नहीं होता यार कमेटी, DRSC ऊपर पढ़ा ना हम, एक मिनट के अंदर पूरा DRSC पढ़ा, इतना ही है। 1 मिनट के अंदर PAC पढ़ेंगे। क्या ही पढ़ना है पब्लिक अकाउंट कमेटी में? 1921 पढ़ना है ना, और क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में और क्या पढ़ना है कि इलेक्टेड है, सारे मेंबर इसके इलेक्टेड है, ठीक है। हाँ, और क्या पढ़ना है इसमें, 15+7 पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें कि जो स्पीकर है वो नॉमिनेट करेगा, जो इसका चेयरमैन है, चेयरमैन नॉमिनेटेड होगा बाय स्पीकर, और वो चेयरमैन जो नॉमिनेट किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा, वो राज्यसभा या फिर लोकसभा कहीं से भी आ सकता है। चेयरमैन नॉमिनेट करेगा स्पीकर। इलेक्टेड हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए मेंबर इलेक्टेड होते हैं। चेयर नॉमिनेटेड है। 2 रिपोर्ट्स को ये देखता है, रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तीसरी रिपोर्ट होती है रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसके लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, 15+7, 7 RS, 15 लोकसभा, स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसका चेयर, बाकी सब सेम है, इसका चेयर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से आ सकता है। और क्या पढ़ना है, इनमें से किसी की भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। ये बस पोस्टमार्टम नेचर का स्क्रूटिनी कर सकते हैं, मतलब खर्चा हो गया उसके बाद देखेंगे।
डे टू डे गवर्नमेंट के बिजनेस में ये अपना हाथ नहीं लगाएंगे, कहीं पे नाक नहीं घुसाएंगे, और क्या पढ़ना होता है इसमें, है ना। यही सब है, यहीं से वो आपसे सवाल बनाएगा अगर बनाएगा तो। ऐसे वो कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी आपसे बोलेगा, फिर बोलेगा कि ट्विन कमेटीज, है ना। कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी माने कमेटी ऑन क्या कहते हैं, अरे यार, एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। इसके 30 मेंबर होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा। 1921 में ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन बाद में जो ठीक है, जो जॉन मथाई कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन पे इनको फिर से बनाया गया 1951 में और मे बी 54 में। ठीक है, मतलब इतना फैक्चुअल तो जरूरी नहीं है जानना। अगली बात कि जो ये जो दो कमेटियां हैं, कमेटी ऑन, ठीक है, ऑन एस्टिमेट्स और कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इन्हें ट्विन कमेटीज कहा जाता है। ये सबसे बड़ी कमेटी होती है, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। इसे कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी कहा जाता है। बजट जब पास हो जाए उसके बाद ये बजट को स्क्रूटिनाइज करते हैं, और इसके पास कैग की कोई रिपोर्ट नहीं जाती। सारे मेंबर लोकसभा से है, ऑब्वियसली इसका जो चेयरमैन है वो भी लोकसभा से ही होगा। और क्या पढ़ना है बताओ। कमेटियां हो गई, कमेटियां भी हो गई भाई। क्या पॉइंट छूट गए होंगे मुझसे, क्या पॉइंट छूट गए होंगे वो नीचे बताना जरा। कमेटियां भी हो गई, 3 कमेटियां। बाकी तो वो क्या है ना, रूल्स कमेटी वगैरह, उसमें क्या पढ़ना है, कमेटी ऑन वुमेन, कमेटी ऑन वो है ना, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन फलाना ढिमकाना। खैर चलो, इसको कल वाले सेशन में ब्रॉडली कवर करेंगे, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है भाई कमेटी का कुछ भी नहीं। फिर कुछ नहीं बचता है अपना, ये बचता है, ठीक है, हाई कोर्ट बचता है, सुप्रीम कोर्ट बचता है। 2 सेशन जिसमें लगेंगे बस। उसके बाद आप अपना 2 सेशन लगेंगे, हाँ ठीक है, उसमें पंचायती राज में। मे बी इस मंथ के एंड से पहले, जो देखो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हम वो पढ़ रहे हैं, तो इस महीने से पहले सब एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और जो लोग अभी तक बने हुए हैं, आप जाकर के यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQs रिसर्च इनिशिएटिव। भाई इस प्रोग्राम में एनरोल करके प्रैक्टिस कर लो PYQs अगर करने हैं तो। बाकी आपको लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक तो मिल जाते हैं हर जगह। बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।